हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं लगातार सत्ता का सेमीफाइनल एग्जिट पोल, जो न्यूज नेशन के सबसे ऑथेंटिक, आप उसे कह सकते हैं, विश्वसनीय कह सकते हैं, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाताओं ने इस एग्जिट पोल का आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए सबसे पहले आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किस राज्य में कहां किस पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और वोट प्रतिशत क्या बनता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 39%, कांग्रेस के खाते में 44%, अन्य के खाते में 13% और नोटा 4%। अगर आप इसे सीटों में तब्दील कर दें तो सीटों के आधार पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। 103 सीटें अधिकतम कांग्रेस को मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में अधिकतम 93 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में अधिकतम 9 सीटें जा सकती हैं, यानी कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन सकती है। इसके आसार प्रबल दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम वोट शेयर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 40% वोट शेयर यहां पर हासिल कर सकती है, कांग्रेस 39%, अन्य के खाते में 14% और नोटा 7% यहां पर वोट शेयर पा सकता है। इसके आधार पर अगर सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 112 सीटें अधिकतम पा सकती है, कांग्रेस 109 सीटें अधिकतम पा सकती है और अन्य के खाते में 115 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर यहां बहुत ही कांटे का मुकाबला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थिति मध्य प्रदेश की तरह ही दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने की संभावनाएं बन रही है। 41% कांग्रेस के पास वोट शेयर जा सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38%, जेसीसी प्लस के खाते में 13%, अन्य के खाते में 4% और नोटा यहां पर 4% है। अगर आप इसे सीटों में तब्दील कर देते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा बनता दिख रहा है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अधिकतम 44 सीटें हासिल कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी 42 सीटें अधिकतम हासिल कर सकती है, जेसीसी गठजोड़ 8 सीटें अधिकतम हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में अधिकतम 4 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस यहां पर अपनी सरकार बना सकती है, इसकी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। इसके साथ साथ अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में ऐसा लग रहा है जैसे कि टीआरएस यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। 57 सीटें टीआरएस अधिकतम यहां पर हासिल कर सकती है, टीडीपी और कांग्रेस मिलकर 55 सीटें हासिल कर सकती हैं, बीजेपी के पास अधिकतम 5 सीटें जा सकती हैं और ओवैसी की एएमआईएम के पास अधिकतम 7 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें, यानी कि कांग्रेस गठजोड़ के यहां पर सरकार बनाने के आसार हैं। लेकिन टीआरएस अभी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है और यहां भी कांटे का मुकाबला कहा जा सकता है। और मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस अपनी सरकार गंवाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में अधिकतम 14 सीटें जा सकती हैं, एमएनएफ के खाते में अधिकतम 20 सीटें जा सकती हैं, जेडपीएम के खाते में अधिकतम 9 सीटें जा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में अधिकतम 4 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 2। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मिजोरम ऐसा लगता है कि यहां पर एक तरह से यहां पर बाहर निकलता जा रहा है। आइए चलते हैं पूर्णेंदु हमारे सहयोगी के पास, जो सिफोलॉजी के आधार पर इस आंकड़े को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। पूर्णेंदु, ये बताइए, जो अभी तक स्थिति दिखाई दे रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी अपना प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं कर पा रही है, कम से कम मध्य प्रदेश में और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में तो बात पहले से बन ही रही थी। ऐसा क्या हुआ है, यह तब्दीली क्यों आपको दिखाई दे रही है और आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए अजय जी, 15 सालों से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है। एक स्वाभाविक तौर पे लोगों के अंदर एक परिवर्तन की जो मूड ऑफ चेंज है वो एक स्वाभाविक है। कांग्रेस की समस्या थी जो उनकी लीडरशिप प्रॉब्लम की थी, अदरवाइज कांग्रेस के लिए एक केक वॉक था इलेक्शन। कांग्रेस को बहुत आसानी से जीतना चाहिए था। हम जो बात कर रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है, वो इसलिए है कि कांग्रेस के पास उतना वो बड़ा चेहरा नहीं है जो शिवराज सिंह का सीधे तौर पे मुकाबला कर सके। हमने देखा सीएम की रेटिंग में कहा शिवराज 43% के आसपास है और दूसरा जो चेहरा है वो ज्योतिरादित्य वो 29% के आसपास है। इसके अलावा कांग्रेस दुविधा में है कि किसको प्रोजेक्ट करें। अगर किसी एक को प्रोजेक्ट करेंगे तो गुटबाजी हो जाएगी। तो ये सारे सवाल अगर शायद वो ज्योतिरादित्य को करते हैं, जो कि हमारे रेटिंग में दूसरा स्थान उनका है 29% के साथ, और कमलनाथ 10% के साथ काफी पीछे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो भी एक, अगर मैं आपको समझ पा रहा हूं पूर्णेंदु, तो अगर चेहरे को प्रस्तुत करें तो शायद आज के भारतीय राजनीति में इससे काफी फायदा मिलता दिखता है। क्या ये हमारे सर्वे में बाहर निकल कर आ रही बात? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ समय से चेहरों की राजनीति चल रही है। मोदी एक बड़े फिगर हो गए हैं और वो पार्टी की सारी कमियां ढक लेते हैं। मोदी के नाम पे बीजेपी अपनी अंदरूनी जो तमाम कमियां हैं, तमाम जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं छुपाती है। तो उसी तरह से एक स्टेट लेवल पे शिवराज को आप देख सकते हैं, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह फैक्टर देख सकते हैं। दोनों राज्यों में जो इनके स्टेट लीडर सीएम हैं
उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं। क्या यही वजह है पूर्णेंदु, मैं माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, यही वजह है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी आज राजस्थान में दिख रही है जहां पर कांग्रेस की बढ़त दिखती है? क्या ये बात स्पष्ट होती है हमारे सर्वे से? वसुंधरा में कांग्रेस की ताकत जो है, एक तो वो है कि 93 से वहां पे एक पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आई है लगातार। दूसरी बात है कि कांग्रेस के पास वहां बड़े कद के नेता हैं। एक मजे हुए नेता अशोक गहलोत हैं, जिनको कांग्रेस ने सेंट्रल लीडरशिप में भी काफी ऊंचा ओहदा दिया हुआ है। वो संकट मोचक है तमाम जगहों पे, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, तमाम चुनावों के प्रभारी हैं। गुजरात हमने देखा, कर्नाटक में उनकी भूमिका देखी, तो एक बड़ा कद है और उनकी लोकप्रियता बहुत है। वो ओबीसी समाज से आते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है और उनकी जमीन के नेता माने जाते हैं, जादूगर माने जाते हैं। राजीव त्यागी जी, अब सवाल दरअसल ये है कि अगर ये एनालिसिस है पूर्णेंदु का जो हमारे दफ्तर में पूरे डेटा क्रंचिंग को करते हैं और हम उन पर पूरा भरोसा भी करते हैं क्योंकि 2013 से लगातार इसी तरह से अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे एग्जिट पोल में या ओपिनियन पोल में उनकी अहम भूमिका रहती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज यही स्थिति होती, अगर चेहरे आप प्रोजेक्ट करते तो क्या आपको ज्यादा फायदा मिलता? क्या राहुल गांधी का प्रोजेक्शन ही आपके लिए काफी नहीं है? और भी चेहरे आपकी पार्टी को और मजबूती दे सकते हैं? राजीव त्यागी जी। नहीं, देखिए पंजाब में जहां चेहरा प्रस्तुत करने की जरूरत थी वहां हमने चेहरा प्रस्तुत किया और चेहरा प्रस्तुत करके हमने जीत हासिल की। जहां हमने समझा पार्टी की जो CWC है, जो सबसे बड़ी नीति निर्धारण संस्था है, उसने सोचा कि हमें चेहरा प्रस्तुत नहीं करना है तो हमने चेहरा प्रस्तुत नहीं किया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो। तो हमने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी करी, लेकिन हमारा हर चेहरा हर वो व्यक्ति था जो पीड़ित था इन तीनों राज्यों में। किसान हमारा चेहरा थे, नौजवान हमारा चेहरा थे, महिला जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर्स की मार झेल रही हैं, रसोई में बजट महंगा हो गया, वो महिला हमारा चेहरा थी। हमारा चेहरा हर वो व्यक्ति था, आम आदमी था जो पीड़ित था भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। रही बात मोदी जी पे, पूर्णेंदु जी ने कहा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू पूर्णेंदु जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी अब लायबिलिटी बन गए हैं, एसेट नहीं रह गए हैं। और 6 महीने से हम कह रहे हैं वो चुनाव प्रचार में निकले तो निश्चित रूप से उनसे वादे जो उन्होंने किए थे उनके बारे में सवाल करने का समय आ गया है। क्या वाकई में राजेश बादल जी आज नरेंद्र मोदी जी लायबिलिटी बन गए हैं जैसा कांग्रेस चाहती है? जल्दबाजी है जी। एग्जिट पोलें एक नए सवाल भी खड़े कर देते हैं जी। आपको इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में रिजल्ट जो दोनों राज्यों में या तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त बहुमत से सत्ता में आई थी जी, उसके चंद महीने पहले नरेंद्र मोदी जी को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया था। बिल्कुल। तो जो 7% का फर्क था मध्य प्रदेश में और 12% का फर्क था राजस्थान में जी, वो अब इस बार जो सवाल आप देख रहे हैं कि देखिए जो आप सर्वेक्षण में दे रहे हैं कि 39% राजस्थान में है बीजेपी के और 44% कांग्रेस की, यानी 12% कवर वो कांग्रेस कर रही है और 4% आगे जा रही है। बिल्कुल। लेकिन सीटों का जो अंतर है वो केवल 2-3 सीटों का हो रहा है। एक तो ये थोड़ा सा सवाल दिलचस्प है। दूसरा, आप कह रहे हैं जैसे चेहरे वाली बात है, तो एक तरफ तो हम चेहरा कह रहे हैं कि जो है शिवराज सिंह को 45% मिल रहे हैं, पिछले 3 चुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज के आधार पर है, और हम गहलोत को 32% दे रहे हैं, वसुंधरा राजे को 21%, यानी चेहरे के आधार पर लड़े तो 11% का फर्क है दोनों चेहरों में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात पे हमें और इस पे एक बार विचार करना चाहिए कि ये चेहरा वास्तव में अगर इतना प्रभावशाली है तो एक, दूसरी चीज अगर चेहरा इतना प्रभावशाली था 2013 में वसुंधरा की, जैसे अभी बात हुई थी कि उनकी कार्यशैली वसुंधरा की कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, लेकिन ये मत भूलिए कि फिर ऐतिहासिक जीत भी वसुंधरा ने दिलाई थी 5 साल पहले, तो वही चेहरा है। श्याम जाजू जी, आज चेहरे पर जब बात होती है तो कुल मिलाकर स्थिति यह बनती दिखाई देती है कि चेहरा महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन यह स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है, और आप स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी तो माहिर है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं यह स्ट्रैटेजी का खेल क्या है? निश्चित रूप से चुनाव में चेहरा भी देखा जाता है, पार्टी का केडर भी देखा जाता है, पार्टी का परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई एक उसका कोई जवाब नहीं होता है। जनता, भारत की जनता बड़ी सोचने वाली, समझने वाली जनता है, वो सब बातों का विचार करती है। कौन सी पार्टी नेता दे नहीं रही तो क्यों नहीं दे रही, और क्यों दे रही है तो क्यों दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबका मिला जुला असर रहता है और लोग उस पर सोचकर ही वोटिंग करते हैं। तो ये सभी पार्टियों के लिए तो सोचने की बात है ही। श्याम जाजू जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस बार के विधानसभा चुनाव में हमने एक बहुत बात प्रमुखता से देखी जो कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खास करके सामने रखा, और वो ये
कि केंद्रीय मुद्दे और भावनात्मक मुद्दों का एक तरह से बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी चर्चाएं बहुत गर्म रही और कांग्रेस ने बार बार यह आरोप बीजेपी पर लगाया कि हिंदू मुसलमान के इस पूरे खेल को आपने सिर्फ इसलिए रचा ताकि विधानसभा के चुनाव में आपको बढ़त मिल सके। यह कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके विधानसभा चुनाव के लिए, यह मैं जानना चाहता हूं आपसे। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है कि हिंदू मुसलमान, भाषावाद, जातीयवाद, प्रांतवाद, ऐसी बातें करके कांग्रेस पार्टी ने आज तक देश पे राज किया है। हम चुनाव केंद्र में सत्ता में आने के बाद और राज्यों में सत्ता में के आने के बाद हमने परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू की, हमने विकास का एजेंडा शुरू किया, हमने अकाउंटेबिलिटी का परिचय दिया लोगों को। ये सब बातें हमने लाई है। लेकिन इस देश के चुनाव में कभी विकास का एजेंडा कभी आज तक पहला नहीं होता था। मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है, जिन्होंने ये सब बातें करी है। प्रचार थमता है तो अयोध्या में धर्म संसद शुरू हो जाती है, कहीं संकल्प यात्रा शुरू हो जाती है, इस तरह के मुद्दे मुखर हो जाते हैं। हमने आज तक ऐसे मुद्दों का कभी राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश नहीं की। क्या मैं हमने पहले से ही कहा है राम मंदिर हमारा श्रद्धा का विषय, अस्मिता का विषय, पर उसका विषय हम राजनीति के लिए राजीव त्यागी जी। देखिए, जो मुद्दों की बात मेरे मित्र कह रहे हैं, नोटबंदी को आरबीआई के गवर्नर से लेकर के आर्थिक सलाहकार रहे सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि ये नोटबंदी क्रूर मजाक था। कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? राफेल लड़ाकू विमान में प्रधानमंत्री के हाथ खुद रंगे हुए हैं, तो उसके भ्रष्टाचार में खुद उनके हाथ रंगे हुए हैं। और रही बात प्रधानमंत्री महोदय की और ये मुद्दों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात करती हुई कहीं अच्छी नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी अगर भावनात्मक मुद्दों की बात करें तो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, पर टाइम नहीं बताएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। अरे कांग्रेस पार्टी से सीखिए कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सहारा लेने से तो आप भी नहीं चूकते राजीव जी। सॉफ्ट हिंदुत्व की अप्रोच और उसके बाद कमलनाथ की वायरल वीडियो, दामन तो पाक साहब किसी का भी नहीं है यहाँ। देखिए पिनाक जी देखिए, बहुत स्पष्ट बताऊं क्या, अगर मैं अपने जो अचीवमेंट है सरकार के वो बता रहा हूं ना, मैं अचीवमेंट बता रहा हूं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, धार्मिक क्षेत्र के हों, मैं अचीवमेंट बता रहा हूं। इनसे 5 अचीवमेंट पूछे ना, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कुछ भी पूछिए। देखिए, कोई भी चूड़ीदार पजामा पहनने से मैं कह रही हूं कि अगर इनकी इतनी खामियां थी तो फिर कैलाश मानसरोवर से लेकर तमाम तीर्थ, तमाम जगह जाने की जरूरत क्यों आ गई? राहुल गांधी जी को अंततः अपना गोत्र तक बताने की जरूरत क्यों आ गई? अगर इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ विकास और मुद्दों पे था और इनकी खामियों पे था, तो फिर ये क्यों? ये तो कांग्रेस की राजनीति नहीं रही थी ना। देखिए, गोत्र की बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं जी। पिनाक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। गोत्र पे आपने सवाल उठाया। पिनाक जी, आपके यहाँ पूजा होती होगी, अजय जी के पूजा होती होगी, मेरे यहाँ भी पूजा होती है। जब ब्राह्मण पूजा करने पर मैं अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करती हूँ, नाना का नहीं। अमुक नाम और गोत्रस्य, कौन से गोत्र में पैदा हुए हो, तब वो गोत्र बताना पड़ता है। मैं वही कह रही हूँ कि मैं अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करती हूँ, नाना का नहीं। स्पष्ट है, यदि अकेली लड़की, प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं, हाँ उसी पे आ रहा हूं। देखिए, शास्त्रों से ऊपर ना तो मैं हूं ना शास्त्रों से ऊपर आप हैं। शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों में तो स्पष्ट है, यदि अकेली लड़की है तो अकेली लड़की को पिता का गोत्र मिलता है। प्लीज नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात, इसमें ये बात मानी जाती है। अगर वो यात्रा कर रहे हैं मानसरोवर की, क्या यात्रा करना बैन है? राहुल गांधी जी अगर जाते हैं मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज गंगा का बेटा तो मोदी विधानसभा चुनाव में एक इंच सवाल नहीं कही है, और अब लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा विकास नहीं रह गया है। मुद्दा यह रह गया है कि राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा, मुद्दा यह रह गया है कि जाति और गोत्र क्या है, मुद्दा यह रह गया है कि जनेऊ कौन पहनता है, मुद्दा यह रह गया है कि भ्रष्टाचार किसने किया। कुल मिलाकर स्थिति यही हो गई है कि हम वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरू की थी। जोशी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने जो जनेऊ वगैरह का जो किया जी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से बीजेपी के पिच पर खेलने की कोशिश की, जहां बीजेपी बहुत मजबूत है, यानी भावनात्मकता को लेकर। मैं इनसे त्यागी जी से सहमत नहीं हूं कि गोत्र और ये, अरे भाई, जब नेशनल पॉलिटिक्स सामने होती है, हम जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस सामने होते हैं, वहाँ पर ये गोत्र या जनेऊ या राम मंदिर ये महत्व नहीं होता। सबसे बड़ा महत्व होता है कि नेशन के कैरेक्टर को बनाना, समाज के अंदर एक गुणात्मक परिवर्तन लाना, एक क्वालिटेटिव चेंज लाना। जिस तरह की कांग्रेस ने जो राजनीति की, कम से कम जो विवेकशील व्यक्ति है
वो पसंद नहीं करेगा, पहली बात जी। दूसरी बात, मैं ये कहूंगा कि विकास का मुद्दा तो 2019 में भी रहेगा। ये ठीक है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि राम जन्मभूमि के मुद्दे को बनाने की और भावनात्मक मुद्दों को बनाने की, गऊ कशी को, ये जो भी कुछ है जी, लेकिन विकास का मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से, सकता है ना कांग्रेस छोड़ सकती है 2019 तक। राजीव जी पहले आप जवाब देते हैं, उसका श्याम जाजू जी आपसे हम यही जवाब लेंगे। राजीव जी। बहुत विनम्रता पूर्वक जो सज्जन बोल रहे थे उनको एक बात कहना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव जी से लेकर के कांग्रेस श्याम शरण जोशी जी, ये उनकी राय है जो अभी आप सुन रहे थे। हाँ मैं उन्हीं पंडित जी को बहुत विनम्रता पूर्वक मुझे पंडित जी मत कहिए, जागीर जी मैं इसको कर दूं, दाऊ जी मुझे पंडित जी न कहें, रामशरण बोल दें, किस्सा खत्म करें। और इस पंडित बात के खिलाफ भी तो हम जोशी रहे हैं। पंडित जी मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, सम्मान से कहता हूँ, जिसको भी कहता हूँ सम्मान के, मैं बड़े प्यार सम्मान से पंडित जी कहता हूँ, मैं जोशी जी कहते थे। चलिए आपकी बात मैं कंप्लीट कर जोशी जी बहुत सम्मान पूर्वक आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सम्मान पूर्वक आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने अनेकों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम लोग प्रवक्तागण बार बार पूछते हैं सरकार से कि सरकार अपने अचीवमेंट बताए, सरकार राफेल लड़ाकू विमान के दाम बता दे, सरकार किसानों को, तो सरकार आपको कोई जवाब नहीं देती। नतीजे आपके हक में नहीं आए तो सरकार अच्छा काम कर रही है, फिर आप राजीव जी 11 तारीख को ये बोलेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है आप दोनों को। श्याम जाजू जी मैं आपसे बड़ी विनम्रता से क्षमा मांगता हूं, आपसे हम जवाब नहीं ले पाए, लेकिन हमें यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।